एवरीवन, वेलकम टू मनीषास बायो हब। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस के बारे में। तो यहाँ पे हम अपनी कंप्लीट एप्लीकेशंस को कवर करेंगे कि कहाँ कहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन यूज होती है। हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी कर लिया था बायोटेक्नोलॉजी की प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस को। ठीक है, वहां पे हमने कंप्लीट चैप्टर में क्या पढ़ा था? हमने वहां पे पढ़ा था रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं, वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो उसको जरूर देखें। यहाँ पे हम एक छोटा सा रिकॉल करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को कि हमने वहां पे पढ़ा क्या था। हमने क्या पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म में से क्या करते हैं, अपने डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए को आइसोलेट करते हैं, यानी कि जो डीएनए हमें चाहिए उसको आइसोलेट करते हैं। फिर क्या करते हैं, हम इस डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए को अपनी वेक्टर के साथ ऐड करते हैं। वेक्टर इज जीन टैक्सी, ठीक है, जो टैक्सी का काम करता है। और क्या करते हैं, इस डीएनए को हम अपनी होस्ट सेल में पहुंचा देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, हम अपनी होस्ट सेल में किस लिए भेज देते हैं? फॉर क्लोनिंग, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन के लिए। ऐसा हमने क्यों किया था? ऐसा हमने किया क्योंकि हमें जो डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए था, ये जो भी प्रोडक्ट बना रहा था वो हमें इन विट्रो कंडीशन में लार्ज अमाउंट में बनवाना था। ठीक है, माना कि ये प्रोडक्ट हमारा है, ये जो प्रोडक्ट बना रहा है पीस ऑफ डीएनए, ये जीन, ये हमारा है इंसुलिन। ठीक है, ये हमारा इंसुलिन है। अब हमने क्या किया, ह्यूमन सेल में से ये इंसुलिन का जीन निकाला, वेक्टर के साथ ऐड किया एंड अपनी होस्ट सेल लाइक ई कोलाई में भेज दिया। ठीक है, नाउ अब जब ये ई कोलाई मल्टीप्लाई करेगी और साथ साथ क्या करेगी, हमारे डिजायर्ड जीन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगी, तो हम अपने अकॉर्डिंगली कितना भी प्रोडक्ट बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ई कोलाई सेल, राइट। इन विट्रो कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे इंसुलिन बना सकते हैं जिससे कि डायबिटिक पेशेंट्स को इंसुलिन मिल सके, है ना। तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से अपने डिजायर्ड जीन को कलेक्ट करके हम लार्ज अमाउंट में प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसी तरीके की टेक्निक्स हम कुछ अपनी कंप्लीट एप्लीकेशंस में स्टडी करते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? इतना क्लियर है? नाउ इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम इस चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। हम एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी को स्टडी करेंगे कि इसकी क्या एप्लीकेशन है इन एग्रीकल्चर में। ठीक है, हम स्टडी करेंगे इन मेडिसिन में। ठीक है, किस तरीके से मेडिसिन बनती है, कौन कौन सी मेडिसिन बनती हैं। ठीक है, हम यहाँ पे पढ़ेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स को। ठीक है, साथ ही साथ हम बायोटेक्नोलॉजी के कुछ एथिकल इश्यूज के बारे में भी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये है आपकी कंप्लीट एनसीईआरटी का निचोड़। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, हमें बायोटेक्नोलॉजी की जरूरत एग्रीकल्चर में क्यों पड़ी? हम जनरली खेती कर तो रहे थे, तो बायोटेक्नोलॉजी ही क्यों रिक्वायर्ड हुई हमें एग्रीकल्चर में? क्योंकि जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, पता है आपको पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है और उसके वजह से क्या हो रही है, फूड की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर हम इन ट्रेडिशनल मेथड की बात करें, एग्रीकल्चर के ट्रेडिशनल मेथड की बात करें, तो वो इस पॉपुलेशन की फूड रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकता। ठीक है, तो हमने इस पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए क्या किया, बायोटेक्नोलॉजी को अपने एग्रीकल्चर में ऐड कर दिया। ठीक है, साथ ही साथ खेती कम एक्सपेंसिव हो, कम महंगी हो किसानों के लिए, इसलिए भी हमने क्या किया, बायोटेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर में इंट्रोड्यूस किया। ठीक है,
हम बात करें कि अब तक हम कौन कौन से ऑप्शन को ऑप्ट करते हैं फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है, किस किस मेथड से किसान एग्रीकल्चर करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली 3 मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू क्या करते हैं, किसान खेती करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। तो समझते हैं इन 3 मेथड्स को। सबसे पहला आपका जो मेथड आता है वो होता है आपका एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। एग्रोकेमिकल का क्या मतलब है, यानी कि जब हम एग्रीकल्चर में केमिकल्स का यूज करते हैं। और बात करें अगर केमिकल्स की, कौन कौन से केमिकल्स हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, तो यहां पे हम यूज करते हैं पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। यानी पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स को यूज करके जब हम खेती करते हैं तो उसे हम कहते हैं एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ठीक है। थोड़ी ये एक्सपेंसिव होती है, लेकिन क्या होता है इससे जो हमारा फूड प्रोडक्शन है वो अच्छा होता है, ठीक है। नंबर 2 आपका आता है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। आजकल हम बहुत ज्यादा सुनते हैं ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक फल हैं, ये ऑर्गेनिक सब्जियां हैं, ऑर्गेनिक सीड्स हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक का क्या मतलब है, यहाँ पे ऑर्गेनिक का मतलब हो रहा है जब हम अपनी एग्रीकल्चर में कोई भी केमिकल का यूज नहीं करते हैं, कोई भी पेस्टिसाइड नहीं यूज करते हैं, कोई भी फर्टिलाइजर यूज नहीं कर रहे हैं, कोई भी केमिकल हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ नेचुरल एनवायरनमेंट में नेचुरली तरीके से क्या कर रहे हैं, अपनी क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। नंबर 3 हमारा आता है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, ठीक है। यानी कि जब हम क्या कर रहे हैं, ऐसी क्रॉप ले रहे हैं जिसमें हमने कुछ जेनेटिकली अल्ट्रेशन मैनिपुलेशन किया है, ठीक है। हमने क्या किया, क्रॉप को जेनेटिकली क्या किया है, मैनिपुलेट किया है किसी पर्टिकुलर एम के लिए, कुछ ना कुछ हमें चेंज करना था ऐसा। तो जब हम ऐसे प्लांट्स को यूज करके जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है यूज करके खेती करते हैं तो उसे हम बोलते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, ठीक है। और ये क्रॉप हमारी होती है जीएम क्रॉप, ठीक है, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। इसको अभी आप आगे अच्छे से समझोगे कि किस तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप काम करती है, ठीक है। ओके, अब ये 3 मेथड थे हमारे एग्रीकल्चर के, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, अपनी खेती को, फूड को प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक टर्म दिया है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है बच्चों, इन 1965 में एक साइंटिस्ट थे एमएस स्वामीनाथन। इन्होंने इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया था। क्या था ये ग्रीन रेवोल्यूशन? ग्रीन रेवोल्यूशन के हेल्प से क्या हुआ था, जो हमारी एग्रीकल्चर थी वो 3 गुनी हो गई थी। एग्रीकल्चर से जितना भी फूड प्रोडक्शन था वो क्या हो गया था, इनटू फूड प्रोडक्शन, जो भी फूड प्रोडक्शन होता था वो इनटू 3 हो गया था विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ऐसा क्या किया था ग्रीन रेवोल्यूशन ने, जिससे हमारा जो फूड प्रोडक्शन था वो 3 गुना हो गया था, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन अपने साथ क्या लेके आया, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या लेके आया, हमारी जो खेती थी उसमें पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स का ज्यादा यूज करना एंड मैक्सिमम फूड प्रोडक्शन कराना, ये हमारा आया ग्रीन रेवोल्यूशन से, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ, हमारी जो खेती थी उसमें हमने पेस्टिसाइड्स, हमारे फर्टिलाइजर्स का यूज बढ़ा दिया, जिससे क्या हुआ, जो हमारी प्रोडक्शन थी वो 3 गुनी बढ़ गई, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमने क्या किया, यूज ऑफ एग्रोकेमिकल, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। सेकंड पॉइंट, ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने क्या किया, जो हमारी क्रॉप्स थी हमने क्या किया, ऐसी वैरायटीज को चूज किया जो इम्प्रूव्ड है, बेस्ट है, ठीक है। कैसी क्रॉप्स हमने यूज की, जो इम्प्रूव्ड बेस्ट क्वालिटी की क्रॉप्स थी वो हमने यूज की, जिससे हमारा प्रोडक्शन क्या हुआ, 3 गुना हो गया, इनटू 3 टाइम्स बढ़ गया, ठीक है।
क्लियर है इतनी बात। थर्ड हमने क्या किया, हमारी फूड बन गया, प्रोडक्शन हो गया, खेती हो गई, अच्छा अनाज बना, बहुत अच्छे अमाउंट पे फूड प्रोडक्शन हो रहा है। अब क्या करना है, मैक्सिमम टाइम क्या होता था जब किसान खेती कर लेता तो उसके बाद वो उसका मैनेजमेंट नहीं कर पाता था। ठीक है, आधे टाइम क्या हो जाती थी, जो भी उसका फूड प्रोडक्ट बना है, फूड प्रोडक्शन हुआ है, खेती हुई है, वो खराब हो जाती थी। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की हेल्प से हमने बेटर मैनेजमेंट ऑफ फूड शुरू किया। ठीक है, क्या हुआ, इससे फूड का बेटर मैनेजमेंट करना शुरू हुआ। ठीक है, किसान क्या करने लगे, जो भी खेती होती थी उसको अच्छे तरीके से डिफरेंट मेथड से क्या करते थे, उसका मैनेजमेंट करते थे, उसको स्टोर करते थे, जिससे क्या हुआ, जो हमारी फूड की रिक्वायरमेंट थी, प्रोडक्शन थी, वो इंटू 3 हो गया। ठीक है, तो ये था आपका ग्रीन रेवोल्यूशन। बट यहां पे क्या हुआ, जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो कोई भी चीज आती है तो उसके फायदे के साथ कुछ नुकसान भी होते हैं। ठीक है, कोई भी चीज अगर नई इंट्रोड्यूस हुई है तो उसका कुछ फायदा भी होगा, कुछ नुकसान भी होगा। तो फायदा तो हमने बात कर लिया कि इम्प्रूव क्रॉप वेराइटीज हमने यूज की, तो उससे हमारा फूड प्रोडक्शन 3 गुना हो गया। हमने एग्रो केमिकल्स का यूज किया तो उससे क्या हुआ, हमारा फूड प्रोडक्शन 3 गुना हो गया। हमने बेटर मैनेजमेंट किया फूड का तो उससे फूड प्रोडक्शन 3 गुना हो गया। ठीक है, तो ये तो सब थे फायदे, बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अब नुकसान क्या थे, हमने क्या किया, यहाँ पे एग्रो केमिकल्स को यूज करना शुरू कर दिया। अब आपको पता है कि भाई किसान इतना पढ़ा लिखा नहीं होता। ठीक है, साइंटिस्ट ने क्या क्या केमिकल्स बना दिए, फर्टिलाइजर्स बना दिए, ठीक है, पेस्टिसाइड्स बना दिए। अब किसान ने क्या किया, अपने हिसाब से क्या किया, अंधाधुंध तरीके से फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स को यूज करना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ, जो हमारा एनवायरनमेंट था उसको बहुत नुकसान होना शुरू हो गया। ठीक है, क्या हुआ, इससे एग्रो केमिकल के यूज से हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान होना शुरू किया। ठीक है, जैसे बारिश होती, खेतों में से पानी निकल के कहाँ जाता, नदियों में जाता, वहां पे हमारे क्या पहुंच गए, पेस्टिसाइड्स, हमारे फर्टिलाइजर। इससे क्या हुआ, नदियां, पानी गंदा हुआ, पॉल्यूटेड हुआ। ठीक है, दूसरे एनिमल्स ने क्या किया, उस क्रॉप को खाया तो उसकी बॉडी में भी वो केमिकल्स गए, है ना, तो ये भी एक नुकसान है। दूसरा, जब किसान एग्रो केमिकल्स को यूज करता है, यानी कि पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स को यूज करता है, तो उसको पैसा भी लगता है, खर्चा भी होता है। ठीक है, तो यानी कि ये कमर्शियली क्या था, महंगा भी था, क्योंकि वो इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज को यूज कर रहा था। तो इसलिए ये क्रॉप्स महंगी भी होंगी, क्योंकि इम्प्रूव्ड है भाई, साइंटिस्ट ने कुछ करके बनाई है, बहुत मेहनत की है, तो थोड़ा महंगा भी तो बेचेगा। तो ट्रेडिशनल तरीके से, ट्रेडिशनल जो हमारी क्रॉप थी उससे ज्यादा महंगी किसान को कौन सी पड़ी, ये इम्प्रूव्ड क्रॉप, है ना। तो हर तरीके से क्या हुआ, ये किसान को महंगा पड़ रहा था। ठीक है, तो इन सब का सॉल्यूशन क्या था, ठीक है, इन सब का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्या हो सकता है कोई सॉल्यूशन इन सब का। इन सब का एक सॉल्यूशन बनाया साइंटिस्ट ने, जिसे हम बोलते हैं जीएम क्रॉप, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। अब हम जेनेटिकली बात कर रहे हैं, जीन्स की बात कर रहे हैं, यानी कि हम इस जीएम क्रॉप में क्या कर रहे हैं, हम क्रॉप्स के जीन में, जेनेटिक में कुछ मैनिपुलेशन कर रहे हैं, जिससे कि हम जो भी उसमें डिजायर्ड कैरेक्टर ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सके। लाइक हम प्लांट को पेस्ट रेजिस्टेंट बनाना चाहते हैं, ठीक है, जिससे हमें पेस्टिसाइड ना यूज करने पड़े, तो हम क्या कर सकते हैं, इस जीएम क्रॉप में वो सारे कैरेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे फायदे हैं हमारे जीएम क्रॉप के। ठीक है, जैसे कि ये क्या होता है, टॉलरेंट होता है टू एबायोटिक स्ट्रेस। ठीक है, यानी एबायोटिक स्ट्रेस को टॉलरेट कर सकता है। एबायोटिक स्ट्रेस क्या होता है, एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग। ठीक है, ऐसा स्ट्रेस जो नॉन लिविंग है, यानी कि हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा सर्दी है, बहुत ज्यादा सूखा है, ठीक है, उन सब को ये प्लांट्स क्या कर सकते थे, टॉलरेट कर सकते थे। ठीक है, तो ये हमारा एक फायदा हो गया जीएम क्रॉप का। ठीक है, अब क्योंकि मैंने कहा कि हमने इसे ऐसा मैनिपुलेट कर दिया कि ये पेस्ट रेजिस्टेंट है, हमें पेस्टिसाइड नहीं यूज करने हैं, ठीक है, तो इसने क्या किया, रिड्यूस कर दिया पेस्टिसाइड यूज, है ना, पेस्टिसाइड्स के यूज को कम कर दिया। अब हमें कोई पेस्टिसाइड यूज नहीं करना, क्योंकि हमारी क्रॉप ऑलरेडी पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट है ना। ठीक है, इसने क्या किया,
जीएम क्रॉप में हमने क्या किया, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा दी। ठीक है, जैसे कि हमने इसमें एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं गोल्डन राइस, है ना। गोल्डन राइस में हमने क्या किया, गोल्डन राइस में हमने ऐड कर दिया विटामिन ए। अब क्या था, जिन लोगों को विटामिन ए की कमी है उन्हें अलग से बाहर से कोई दवाई नहीं लेनी पड़ेगी विटामिन ए की, क्योंकि ऑलरेडी इन राइस में हमने क्या कर दिया, विटामिन ए का जीन इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है, इनहेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू, हमने पहले ही प्लांट की न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ा दिया। ठीक है, और क्या किया हमने, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूज, हमने क्या किया, इसकी मिनरल्स को यूज करने की एफिशिएंसी बढ़ा दी। अब हमारी कोई क्रॉप लगी है ऐसी जगह पे जहां पे मिनरल्स की कमी है। ठीक है, अब प्लांट भाई पहले ही नहीं ले पा रहा था मिनरल अच्छे से, अब पहले ही कम है तो मर जाएगा, डेड हो जाएगा। तो हमने क्या किया, ऐसी क्रॉप्स बनाई जो ऐसी जगह पे भी ग्रो हो सके और कम मिनरल वाली जगह पे भी अपना मैक्सिमम, जितने भी मिनरल उसके आसपास है वो मैक्सिमम उसको यूज कर सके और अच्छे से ग्रो शो कर सके। ठीक है, ग्रोथ शो कर सके। तो हमने क्या किया, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूज, हमने उसकी मिनरल यूज करने की एफिशिएंसी को बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये सब फायदे हैं हमारी जीएम क्रॉप्स के। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्रीकल्चर में सबसे पहला जो एग्जाम्पल पढ़ के चलेंगे बायोटेक्नोलॉजी का क्या यूज है, वो है हमारी पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम क्या पढ़ेंगे, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप। ठीक है, इसमें हम दो एग्जांपल्स को स्टडी करते हैं, बीटी कॉटन एंड आरएनए इंटरफेरेंस। तो वन बाय वन इन्हें समझते हैं सीक्वेंस से। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। ओके, इन पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स। ठीक है, और इसमें हम एग्जाम्पल पढ़ के चलेंगे किसका, बीटी कॉटन का, बीटी कॉटन का। ओके, तो होता क्या है, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम होता है बैसिलस थुरिंजिएंसिस। ठीक है, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस थुरिंजिएंसिस। ठीक है, इस बैक्टीरिया की बच्चों एक प्रॉपर्टी होती है, इसके अंदर एक ऐसा जीन प्रेजेंट होता है जो इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसके अंदर एक ऐसा जीन होता है जो इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है। क्या मतलब है इस बात का, इस बात का मतलब है कि एक ऐसी प्रोटीन बनाता है जो इंसेक्ट्स को किल करता है। इस बैक्टीरिया को उस प्रोटीन से कोई नुकसान नहीं है, इसकी बॉडी वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, लेकिन जब भी वो टॉक्सिन किसी इंसेक्ट की बॉडी में जाएगा तो इंसेक्ट क्या हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, किस तरीके से, इस बैसिलस के अंदर एक जीन होता है जिसे बोलते हैं क्राई जीन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, क्राई जीन। ठीक है, ये क्राई जीन क्या करता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन को फॉर्म करता है। ठीक है, जो कि टॉक्सिक नेचर की होती है। ठीक है, क्या करते हैं, क्रिस्टल प्रोटीन बनाता है। ठीक है, और जो कि कैसी होती है, टॉक्सिक क्रिस्टल प्रोटीन बनाता है। ठीक है, बट मैंने क्या कहा कि ये जो बैसिलस थुरिंजिएंसिस है इसके अंदर ये टॉक्सिन इनएक्टिव फॉर्म में होती है। ठीक है, कैसा होगा, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में होता है। ठीक है, यानी कि इस बैसिलस थुरिंजिएंसिस को इस टॉक्सिन से कोई भी नुकसान नहीं है। ठीक है, तो अब इसकी ये खासियत देखते हुए हमने क्या किया, देखो ये बैक्टीरिया क्या कर रहा था, एक ऐसी प्रोटीन बना रहा था जो इंसेक्टिसाइडल है। ठीक है, एंड हमें क्या चाहिए, हमें ऐसे प्लांट चाहिए जिसपे हम पेस्टिसाइड्स को ना यूज करें, बिना पेस्टिसाइड्स को यूज करे ही क्या हो जाए, पेस्ट अपने आप मर जाए। ठीक है, तो हमारी भी नीड थी। ठीक है, और हमें एक ऐसा बैक्टीरिया मिल गया जो इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बना रहा था। तो हमने क्या किया, ये जो जीन है क्राई जीन, इसको हमने अपनी क्रॉप में यूज किया। ठीक है, हमने क्या किया, ये जो क्राई जीन है इसे हमने अपनी क्रॉप में यूज किया। हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हमने इस जीन को पहुंचा दिया हमारे प्लांट में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने अपना लिया कॉटन प्लांट।
ठीक है। और क्या किया हमने इस प्लांट पे, अपने क्राइजीन को पहुंचा दिया। ठीक है, अब हमने क्राइजीन को पहुंचा दिया यहाँ पे। अब ये प्लांट क्या कर रहा होगा, ये प्लांट भी क्या करेगा, यही क्रिस्टल प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, इस कॉटन प्लांट ने क्या किया, क्राइजीन की हेल्प से क्या किया, क्रिस्टल प्रोटीन्स को बनाना शुरू कर दिया, टॉक्सिक क्रिस्टल प्रोटीन, है ना। ठीक है, टॉक्सिक क्रिस्टल प्रोटीन को बनाना शुरू कर दिया। यहां पे भी ये प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में ही बनता है। ठीक है, यहां पे भी क्या है, ये इनएक्टिव फॉर्म में बनता है। लेकिन अब क्या, जब भी कोई इंसेक्ट आएगा और इस प्लांट को खाएगा, इस प्लांट का कोई भी पार्ट आके जब भी इंसेक्ट क्या करेगा, कोई इंसेक्ट आया इस प्लांट को खाने लगा, तो अब क्या होगा, ये क्रिस्टल प्रोटीन कहां चली जाएगी, चली जाएगी इंसेक्ट की गट में। ठीक है, प्रोटॉक्सिन ingested by insects। ठीक है, इंसेक्ट ने क्या किया, इस प्लांट को खाने के साथ साथ क्या हुआ, उसकी बॉडी में ये टॉक्सिन पहुंच गया। ठीक है, नाउ अब होता क्या है, इंसेक्ट की गट में पहुंचने के बाद ये प्रोटॉक्सिन एक्टिवेट हो जाती है, एक्टिव टॉक्सिन। ठीक है, क्यों होता है ऐसे, क्योंकि क्या होता है, इंसेक्ट की गट में एल्कलाइन पीएच प्रेजेंट होता है, जो इस प्रोटॉक्सिन को एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, क्या हुआ, ड्यू टू एल्कलाइन पीएच ऑफ इंसेक्ट गट, प्रोटॉक्सिन convert into एक्टिव टॉक्सिन। ठीक है, अब हमारी टॉक्सिन क्या हो गई, इंसेक्ट की गट में गई और एक्टिव हो गई। इंसेक्ट की गट में पहुंचने के बाद क्या होता है, ये इंसेक्ट है हमारा, ठीक है, ये इंसेक्ट है, ये प्रोटीन इसने खाया, ये प्लांट इसने खाया, और ये क्या हुआ, इसकी गट में पहुंच गया। ठीक है, ये प्रोटॉक्सिन यहां पे पहुंचने के बाद एक्टिव हो गई। एक्टिव होने के बाद क्या करती है, ये टॉक्सिन इसकी गट की एपिथेलियल सेल्स में क्या कर देती है, पोर्स क्रिएट कर देती है। ठीक है, क्या करती है, पोर्स क्रिएट कर देती है। और अगर इसकी गट की एपिथेलियल सेल में पोर्स हो गए हैं तो उससे इंसेक्ट को क्या नुकसान होता है, इंसेक्ट की सेल्स में प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, आयंस लीक होना शुरू हो जाते हैं। अब यहां से क्या हुआ, सारा इसका खाया पिया क्या हो रहा है, लीक होना शुरू हो गया। तो अल्टीमेटली क्या होगा, अगर सब कुछ खाया पिया इसको मिल ही नहीं रहा है, जो भी ये खा रहा है इसकी बॉडी में पहुंच ही नहीं रहा है, यूज ही नहीं हो रहा है, लीक हो जा रहा है, तो क्या होगा, अल्टीमेटली इस इंसेक्ट की डेथ हो जाती है ड्यू टू स्टार्वेशन, भूख से। ठीक है, तो ठीक यहां पे भी ऐसा ही हुआ, क्या हुआ, प्रोटॉक्सिन एक्टिव हो गया इनटू एक्टिव टॉक्सिन, एंड एक्टिव टॉक्सिन create pores in epithelial cells of gut। ठीक है, जिसने क्या किया, क्रिएट पोर्स, एंड अल्टीमेटली इससे क्या हुआ, इंसेक्ट की डेथ हो गई। ठीक है, इससे क्या हुआ, अल्टीमेटली इंसेक्ट की डेथ हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, हम पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स को बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ बीटी जीन। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं इसको, फिर से थोड़ा सा समझ के चलते हैं। एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस। इसके पास एक जीन होता है जिसे हम बोलते हैं क्राइजीन। ठीक है, क्राइजीन क्या करता है, एक टॉक्सिन बनाता है जो कि क्रिस्टल फॉर्म में होती है। ठीक है, बट इस इंसेक्ट में ये क्रिस्टल प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म में होती है।
लेकिन अगर ये किसी वजह से किसी इंसेक्ट की बॉडी में पहुंच जाए, अगर कभी ये बैक्टीरिया को इंसेक्ट खा जाए, तो क्या होगा, ये टॉक्सिन वहां एक्टिव हो जाती है और उस इंसेक्ट को किल कर देती है। यानी कि इसकी प्रॉपर्टी कैसी हो गई, इसकी इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी हुई। ठीक है, क्या करता है, ये इंसेक्ट्स को किल कर देता है। इसी की इस खासियत देखते हुए हमने क्या किया, इस बीटी जीन को क्या कर दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से कॉटन प्लांट में भेज दिया। ठीक है, अभी हमने एग्जाम्पल कॉटन प्लांट लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ कॉटन में ही भेजा गया, बहुत सारे प्लांट्स में हमने इसे यूज किया है। जैसे कि बीटी ब्रिंजल बनाने में हमने यूज किया है, बीटी टमाटो, बीटी पोटैटो, बीटी राइस। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कॉटन प्लांट का। ठीक है, हमने यहाँ पे पहुंचा दिया इस बीटी जीन को, बीटी जीन को, ठीक है, क्राई जीन को। ठीक है, तो अब इसने क्या किया, इस कॉटन प्लांट की बॉडी में ये क्राई जीन क्या करता है, टॉक्सिक क्रिस्टल प्रोटीन या फिर बीटी टॉक्सिन को प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। ठीक है, यहाँ पे भी ये क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, यानी प्रोटॉक्सिन फॉर्म में होता है। लेकिन जब भी इस प्लांट को कोई इंसेक्ट आके खाना शुरू करता है, कोई भी इस प्लांट का पार्ट खाना शुरू करता है, तो क्या होता है, ये टॉक्सिन उसकी बॉडी में पहुंच जाता है प्लांट के साथ। ठीक है, प्लांट के साथ उसकी बॉडी में पहुंचने के बाद क्या होता है, ये जो प्रोटॉक्सिन होता है ये इंसेक्ट की बॉडी में पहुंचने के बाद एक्टिव हो जाता है ड्यू टू एल्कलाइन पीएच ऑफ गट। ठीक है, ड्यू टू एल्कलाइन पीएच ऑफ इंसेक्ट्स गट। ठीक है, इंसेक्ट के गट में एल्कलाइन पीएच था, जिसने क्या किया, इस प्रोटॉक्सिन को टॉक्सिन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, नाउ अब क्या है, ये टॉक्सिन एक्टिव फॉर्म में हो गया, जिसने क्या किया, इस इंसेक्ट की गट में क्या कर दिए, छोटे छोटे पोर्स क्रिएट कर दिए। ठीक है, जिससे क्या हुआ, जो भी इसका खाया पिया था वो सब ये यूटिलाइज ही नहीं कर पाया, लीकेज होना शुरू हो गया सेल्स में। ठीक है, मॉलिक्यूल्स, आयन सब लीक होने शुरू हो गए, तो भूख के कारण ये इंसेक्ट अल्टीमेटली मर जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, हम पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें कि कौन कौन से इंसेक्ट्स पे ये क्राई जीन वर्किंग है, तो हम यहां पे पढ़ते हैं 3 इंसेक्ट्स की बारे में। पहला है आपका लेपिडोप्टेरन्स, दूसरा है कॉलियोप्टेरन्स, थर्ड है आपका डायोप्टेरन्स। ठीक है, आपके लेपिडोप्टेरन्स के अंदर आता है आर्मीवॉर्म, टोबैको, बर्डवॉर्म। ठीक है, कॉलियोप्टेरन्स में आपके आते हैं बीटल्स, एंड डायोप्टेरन्स के आते हैं फ्लाइज एंड फ्लाइज आती है एंड मॉस्किटोस। ठीक है, यहां पे एक बात समझने लायक है बच्चों कि बैसिलस में बहुत सारे क्राइजीन्स प्रेजेंट हैं। हम डिफरेंट क्राइजीन्स को डिफरेंट इंसेक्ट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, क्या है, हम डिफरेंट क्राइजीन को डिफरेंट इंसेक्ट्स के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं क्राई 1AC एंड क्राई 2AB। ठीक है, तो बैसिलस के ये 2 जीन यूज होते हैं आपके कॉटन बॉल वॉर्म के लिए। ठीक है, एंड इसका एक जीन है क्राई 1AB, ये आपका यूज होता है फॉर कॉर्न बोरर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम डिफरेंट क्राइजीन्स को डिफरेंट इंसेक्ट्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, नाउ अब हम समझते हैं आरएनए इंटरफेरेंस को, कि आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई, इतना क्लियर है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है। आरएनए
इंटरफेरेंस, ठीक है बच्चों। एक नेमेटोड है जिसका नाम है मेलॉइडीगाइनी इनकॉग्निशिया, ठीक है। ये एक नेमेटोड है, इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, टोबैको प्लांट की रूट्स में नोड्स कॉज करता है, ठीक है। क्या करता है, कॉज रूट नोड्स इन टोबैको प्लांट, ठीक है। तो होता क्या है, ये मेलॉइडीगाइनी इनकॉग्निशिया क्या करता है, टोबैको प्लांट की रूट में जाता है, ठीक है। टोबैको प्लांट की रूट में जाता है और यहाँ पे क्या करता है, नोड्स को बना देता है, ठीक है। क्या करता है, यहाँ पे स्वेल अप कर देता है इन रूट्स को और ये क्या कर देता है, यहाँ पे नोड्स बना देता है। तो इससे क्या होता है कि ये जो प्लांट है, ये टोबैको प्लांट अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि क्या होता है, कई बार ये सेल्स फट जाती है, जिससे क्या होता है, इसकी न्यूट्रिशन लेने की जो कैपेबिलिटी है वो खत्म हो जाती है। साथ ही साथ ये इससे अपना न्यूट्रिशन ले रहा है ये, ठीक है, नेमेटोड, ठीक है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इस टोबैको प्लांट की जो यील्ड है, जो लाइफ है, वो खत्म हो जाती है, ठीक है, जिससे हमें बहुत नुकसान होता है। तो क्या किया साइंटिस्ट ने, क्या किया, इस सब के लिए एक सॉल्यूशन निकाला जिसे हम बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है। आरएनए इंटरफेरेंस की अगर हम बात करें कि आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है, इन जनरल आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल्स का एक सेल्यूलर मैकेनिज्म है, ठीक है। क्या है आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए इंटरफेरेंस यूकैरियोटिक सेल में एक डिफेंस मैकेनिज्म है अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। जब भी कोई वायरस यूकैरियोटिक सेल में क्या करता है, इन्फेक्ट करता है यूकैरियोटिक सेल को, तो क्या करती है, यूकैरियोटिक सेल अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म यूज करती है और उस वायरल आरएनए डीएनए को क्या कर देती है, खत्म कर देती है। जब भी कोई इन्फेक्शन होता है उसको वो खत्म कर देता है, ठीक है। इसी प्लस पॉइंट को देखते हुए हमने क्या किया, ये आरएनए इंटरफेरेंस हमने यूज किया विद दिस टोबैको प्लांट, ठीक है। कैसे होता है इसको समझ के चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल डॉगमा की। सेंट्रल डॉगमा सबको पता है क्या होता है, सेंट्रल डॉगमा, सेंट्रल डॉगमा सबको पता है। सेंट्रल डॉगमा क्या होता है, डीएनए से क्या बनता है बच्चों, डीएनए से बनता है आरएनए एंड आरएनए से बनता है प्रोटीन, ठीक है। इसे बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन एंड इसे बोलते हैं हम ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए क्या करता है, बनाता है एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाता है, क्या बनाता है, प्रोटीन, ठीक है। क्या होगा अगर हम इस आरएनए को ही ना बनने दें, तो क्या ये प्रोटीन बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है। हमने क्या किया, इस आरएनए को हमने डबल स्ट्रैंडेड कर दिया, ठीक है। हमने क्या किया, इस आरएनए को डबल स्ट्रैंडेड कर दिया। अब क्योंकि ये डबल स्ट्रैंडेड हो गया तो क्या ये प्रोटीन बना पाएगा, नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो इसी टेक्निक को हम कहते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। हमने आरएनए के साथ क्या कर दिया, इंटरफेयर कर दिया, इसको साइलेंस करा दिया, ठीक है। तो इसी टेक्निक को हम बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। तो हमने ये टेक्निक कैसे यूज करी नेमेटोड के साथ, ठीक है, उसे हम सीक्वेंसेस समझ के चलेंगे। बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे किया हमने। बच्चों यूकैरियोटिक सेल्स में कुछ जीन्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं जंपिंग जीन या फिर ट्रांसपोसोन्स, ठीक है। या फिर हमने क्या किया, वायरल आरएनए को लिया, ठीक है, वायरल
डबल स्ट्रैंडेड हमने क्या किया, आरएनए को लिया, इसे हमने पहुंचा दिया इन टोबैको प्लांट। ठीक है, हमने क्या किया, ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए लिया, ठीक है, इसे हमने इंट्रोड्यूस करा दिया इन दिस टोबैको प्लांट। नाउ अब इस प्लांट में अगर हमने कोई जीन इंट्रोड्यूस करवा दिया तो ये प्लांट कैसा होगा, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड होगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा हमारा, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। ठीक है, नाउ अब ये क्या हुआ, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पहुंच गया हमारे टोबैको, सॉरी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हमारा पहुंच गया कहां पे, इस टोबैको प्लांट में। ठीक है, इस टोबैको प्लांट के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं डाइसर। ठीक है, क्या बोलते हैं, एक डाइसर होता है, एक डाइसर एंजाइम होता है जो कि एक राइबो न्यूक्लियस होता है। ठीक है, राइबो न्यूक्लियस का क्या काम होता है, आरएनए को कट करना। ठीक है, तो यहां पे ये राइबो न्यूक्लियस, ये डाइसर एंजाइम क्या करता है, इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के क्या करता है, छोटे छोटे पीसेस कर देता है। ठीक है, नाउ अब क्या हुआ, ये जो हमारा लॉन्ग डबल स्ट्रैंडेड आरएनए था, ये क्या हुआ, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो गया विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम, डाइसर एंजाइम। ठीक है, नाउ अब ये जो हमारे छोटे छोटे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हैं, इन्हें हम बोलते हैं siRNA। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं siRNA। ठीक है, नाउ अब जब कभी भी इस प्लांट को, जिसके अंदर ये सब हो रहा है, ये सब कहाँ हो रहा है हमारा, प्लांट के अंदर, अब क्या हुआ, मेलेडोगाइनी इनकॉग्निशिया आया, उसने क्या किया, इस प्लांट को खाना शुरू कर दिया। ठीक है, इस प्लांट को खाने के साथ साथ क्या हुआ, ये जो डबल स्ट्रैंडेड स्मॉल siRNA थे, ये क्या हुए, उस नेमेटोड की बॉडी में चले गए। ठीक है, इंजेस्टेड बाय siRNA, इंजेस्टेड बाय नेमेटोड। ठीक है, siRNA कहाँ चला गया, नेमेटोड की बॉडी में चला गया। अब जो भी काम हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, नेमेटोड की बॉडी में हो रहा है। ठीक है, नेमेटोड की बॉडी क्या करती है, ये जो डबल स्ट्रैंडेड स्मॉल siRNA थे, ठीक है, ये जो डबल स्ट्रैंडेड हमारे siRNA है, नेमेटोड की सेल्यूलर मशीनरी क्या करती है, इस डबल स्ट्रैंडेड siRNA को कन्वर्ट कर देती है इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड siRNA में। ठीक है, क्या करती है, इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को क्या कर देती है, सिंगल स्ट्रैंडेड में ब्रेक कर देती है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। नाउ ये सिंगल स्ट्रैंडेड जो हमारे siRNA हैं, ये नेमेटोड में क्या करते हैं, बाइंड करते हैं विद अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, विद अ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जिसे हम बोलते हैं RISC। ठीक है, क्या करता है, ये एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करता है। ये हमारा क्या था, सिंगल स्ट्रैंडेड siRNA। ठीक है, ये क्या करता है, बाइंड करता है विद प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जिसमें हमारे डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं, आर्गेनॉट प्रोटीन होता है, स्लाइसर प्रोटीन होता है। ठीक है, इसके साथ बाइंड करता है। नाउ अब ये जो हमारा स्मॉल सिंगल स्ट्रैंडेड siRNA है विद दिस रिस्क कॉम्प्लेक्स, ये क्या करता है, हमारे टारगेट mRNA यानी कि नेमेटोड के mRNA से जाके बाइंड कर जाता है। ठीक है, क्या करता है, ये हमारा है टारगेट mRNA, ये हमारा टारगेट mRNA है। ठीक है, नेमेटोड का mRNA है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है, जाके बाइंड हो जाता है विद दिस mRNA, ये हमारा टारगेट mRNA किसका है,
निमेटोड का, ठीक है, जो क्या करेगा, प्रोटीन को कोड करेगा, जो निमेटोड के सर्वाइवल में हेल्प करेगा, ठीक है। अब क्या, ये हमारा स्मॉल सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए विद दिस रिस्क कॉम्प्लेक्स क्या करता है, बाइंड कर जाता है विद दिस एमआरएनए, ठीक है। इसके साथ बाइंड करने के बाद ये क्या करता है, इस टारगेट एमआरएनए के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। क्या करता है, इस एमआरएनए के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। अब क्योंकि यहाँ पे एमआरएनए ही नहीं बचा, ठीक है, टारगेट एमआरएनए किसका है, निमेटोड एमआरएनए, टारगेट का मतलब ही हमारा निमेटोड से है, ठीक है। टारगेट एमआरएनए किसका है, निमेटोड का है। तो ये टारगेट एमआरएनए से हमारा क्या हुआ, siRNA विद रिस्क कॉम्प्लेक्स क्या हुआ, बाइंड हुआ। इसने क्या किया, इस टारगेट एमआरएनए के छोटे छोटे पीसेस कर दिए। क्योंकि यहाँ पे एमआरएनए ही नहीं है तो क्या प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन नहीं। अब क्योंकि निमेटोड में प्रोटीन ही नहीं बन रहा है तो क्या निमेटोड सरवाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यही हमारी टेक्निक होती है आरएनए इंटरफेरेंस की, ठीक है। एक बार फिर से समझते हैं, सिंपल सी भाषा में, बहुत सरल तरीके से इसको दोबारा से समझते हैं। हमने क्या किया, हमने लिए जंपिंग चेन या फिर ट्रांसपोन्स या फिर हमने वायरल डबल स्ट्रैंडेड आरएनए लिया, उसको क्या किया हमने, टोबैको प्लांट में इंसर्ट कर दिया, भेज दिया, ठीक है। इस टोबैको प्लांट में अब क्या है, हमारा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, ठीक है। इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को छोटे छोटे पीसेस में काटने का काम करता है एक राइबोन्यूक्लियस एंजाइम, जिसे हम बोलते हैं डाइसर, जो कि कहां होता है, इन टोबैको प्लांट, ठीक है। और ये सारा काम चल रहा था इन निमेटोड, ठीक है, ठीक है। तो क्या हुआ, टोबैको प्लांट के एक एंजाइम जिसे बोलते हैं डाइसर, इसने क्या किया, इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को स्मॉल पीसेस में कट कर दिया, जिसे हमने कहा siRNA, ठीक है, ठीक है, क्लियर है इतनी बात, ओके। नाउ ये छोटे छोटे पीसेस ऑफ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए यानी कि siRNA क्या होते हैं, जब भी इस टोबैको प्लांट को कोई निमेटोड खाता है, ये siRNA क्या होते हैं, उस निमेटोड की बॉडी में चले जाते हैं, ठीक है, इंजेस्टेड बाय निमेटोड। अब निमेटोड की बॉडी में क्या हुआ, ये जो स्मॉल स्मॉल siRNA थे, ये क्या होते हैं, निमेटोड की सेल्यूलर मैकेनिज्म में ये क्या हो जाते हैं, डाइजेस्ट होने से क्या हो जाते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाते हैं, ठीक है। नाउ ये सिंगल स्ट्रैंडेड siRNA एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स से बाइंड करते हैं, जिसे बोलते हैं RISC। ये कहां पे प्रेजेंट है, इन निमेटोड, ठीक है। ये क्या करता है, बाइंड करता है RISC कॉम्प्लेक्स से, एंड ये दोनों मिलके बाइंड कर जाते हैं विद टारगेट एमआरएनए। टारगेट एमआरएनए से बाइंड करने पर ये क्या करते हैं, इस टारगेट एमआरएनए के छोटे छोटे पीसेस कर देते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे एमआरएनए ही नहीं बचा तो क्या यहाँ पे प्रोटीन बनेगा, नहीं बनेगा। तो क्या होगा, अल्टीमेटली निमेटोड की डेथ हो जाएगी, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, समझ आया होगा आपको, आई होप, ठीक है। तो ये हमारा आरएनए इंटरफेरेंस, ओके। नाउ आप समझ के चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन। बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी ने मेडिसिन में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है अपना। कैसे, इसने हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को स्ट्रांग तो बनाया ही बनाया, साथ साथ हमारी मेडिसिन का, थेरेपेटिक्स का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, ठीक है। साथ ही साथ एक एडवांटेज इसकी और थी, इसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम थे, ठीक है। जो भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से हम थेरेपेटिक्स बनाते हैं, उसकी एलर्जिक रिएक्शन कम होने लगी थी। बात करें कि अगर अब तक कितने रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स वर्ल्ड वाइड बन चुके हैं, तो यहाँ पे 30 थेरेपेटिक्स ड्रग्स बन चुकी हैं, जिसमें से 12 रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स इंडिया में
अवेलेबल है, ठीक है, अप्रूव्ड है, मार्केट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्हीं में से एक एग्जाम्पल की, इन रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स की एक एग्जाम्पल की, दैट इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, ठीक है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। इंसुलिन क्या होती है, इसको समझने से पहले कुछ जनरल बातें समझते हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिन्हें डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है। डायबिटीज आप में से मैक्सिमम लोगों ने सुना होगा कि डायबिटीज क्या होता है। जब किसी पेशेंट की बॉडी में इंसुलिन बनना कम हो जाता है या बंद हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट डायबिटिक हो जाता है, उसे डायबिटीज हो जाता है, ठीक है। इंसुलिन का रोल होता क्या है, इंसुलिन क्या करता है, ह्यूमन की बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है, ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। अब इंसुलिन नहीं बन रही है तो इससे क्या हुआ, जो पेशेंट है उसकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, जिसकी वजह से उसकी किडनी, उसके लीवर, उसके डिफरेंट ऑर्गन्स डैमेज होने शुरू हो गए, ठीक है। तो हम करते क्या थे, इसके सॉल्यूशन में हम क्या करते थे, हम इंसुलिन को दूसरे एनिमल से कलेक्ट करते थे फ्रॉम देयर पैनक्रियाज। हम क्या करते थे, एनिमल को काटते थे, उसका पैनक्रियाज निकालते थे और वहां से हम इंसुलिन को कलेक्ट करके पेशेंट की बॉडी में भेज देते थे। बट वहां पे एक प्रॉब्लम थी, ये जो इंसुलिन हमने अदर एनिमल से निकाला और ह्यूमन की बॉडी में इंजेक्ट किया, ये कुछ एलर्जिक रिएक्शन शो करता था कुछ पेशेंट्स की बॉडी में, है ना। तो यहाँ पे क्या था, इसके एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेजेस भी थे, यानी एलर्जिक रिएक्शन भी शो होती थी, कई बार बहुत ज्यादा सीवियर भी हो जाता था कंडीशन। तो अब क्या हुआ, अब हमने सोचा जबकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आ गई थी तो हमने सोचा क्यों ना रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से हम इस इंसुलिन को बनाने वाले जीन को ह्यूमन सेल से निकालें और दूसरी सेल में, होस्ट सेल में डाल के इसका लार्ज प्रोडक्शन कर दें, है ना, कर सकते हैं ऐसे। इस जीन को निकाल के क्या करें, हम होस्ट सेल में डालकर इंसुलिन का प्रोडक्शन कर दें, सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। अब ये इंसुलिन हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे और ह्यूमन की बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे, है ना। अच्छा सॉल्यूशन है, ऐसे कर सकते हैं। इंसुलिन का जीन निकाला, ठीक है, इसका इंसुलिन बनाना शुरू किया और ह्यूमन की रिक्वायरमेंट को पूरा करना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पे थी एक प्रॉब्लम। क्या थी वो प्रॉब्लम, इसको समझने से पहले हम क्या करते हैं, इंसुलिन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। बच्चों, इंसुलिन को बनाने वाला जो जीन होता है, ठीक है, ये क्या करता है, ये हमारा इंसुलिन बनाने वाला जीन है, ठीक है। ये क्या करता है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड करता है, ठीक है। क्या करता है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड करता है जिसे हम बोलते हैं प्रो इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन की इमेच्योर फॉर्म, ठीक है, ये अभी वर्किंग नहीं है, इमेच्योर है, अभी से मैच्योर होना है, ठीक है। इस पूरे पॉलीपेप्टाइड में 3 पार्ट्स होते हैं जिसका नाम है पेप्टाइड ए, पेप्टाइड बी एंड पेप्टाइड सी, ठीक है। ये एक प्रो इंसुलिन है जिसके 3 पार्ट्स होते हैं। नाउ अब ये प्रो इंसुलिन क्या होती है, मैच्योर होती है एंड इसमें से जो हमारा पेप्टाइड सी है ये क्या हो जाता है, हट जाता है एंड ये दोनों पॉलीपेप्टाइड आपस में एक डाइसल्फाइड बॉन्ड की हेल्प से एक दूसरे से बाइंड हो जाते हैं, ठीक है। ये 2 पॉलीपेप्टाइड क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड से बाइंड हो जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से डाइसल्फाइड बॉन्ड बाइंड करते हैं और फॉर्मेशन करते हैं मैच्योर इंसुलिन का, ठीक है। प्रो इंसुलिन, इमैच्योर इंसुलिन, ये प्रोसेस्ड हुई और इसने क्या बनाया, एक मैच्योर इंसुलिन। कैसे, इस पॉलीपेप्टाइड या पेप्टाइड सी को हटाकर, ठीक है।
तो इस तरीके से क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में इंसुलिन फॉर्म होती है। अब यही मैकेनिज्म हमने सोचा था क्यों ना हम इकोलाई में कर दे, है ना, हम क्या करें, इकोलाई में यही फंक्शन क्यों ना अपना ले। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई कि जो हमारा इंसुलिन क्या कर रहा था, एक पॉलीपेप्टाइड को फॉर्म कर रहा था, है ना, इसके 3 पार्ट्स थे, ए बी सी। अब ये तो हो गया, हमने क्या किया, जीन को इंसर्ट कर दिया इकोलाई में, इसने क्या किया, पॉलीपेप्टाइड चेन को बना दिया। बट यहां पे प्रॉब्लम क्या थी, ये जो इमेच्योर प्रो इंसुलिन था, ये जो इमेच्योर प्रो इंसुलिन था, ये मेच्योर नहीं हो सकता इन ई कोलाई सेल। ठीक है, ई कोलाई में वो मैकेनिज्म है ही नहीं जो ह्यूमन सेल में है, जो इस प्रो इंसुलिन को इंसुलिन में कन्वर्ट करे, इमेच्योर इंसुलिन को मैच्योर इंसुलिन में प्रोसेस्ड करे, वो मैकेनिज्म इस ई कोलाई के पास नहीं है। तो यानी कि यहाँ पे हमारी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वर्क नहीं करी। तो हुआ क्या, एक कंपनी थी एली लिली, जिसने 1983 में, ये एक अमेरिकन कंपनी है, अमेरिकन कंपनी, इसने क्या किया, इसने एक ऐसा डीएनए सीक्वेंस बनाया जो क्या करता है, इस पॉलीपेप्टाइड ए एंड पॉलीपेप्टाइड बी को कोड करता है। ठीक है, इसने क्या किया, 2 डीएनए सीक्वेंस बनाए लैब में। ठीक है, ये पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड ए को कोड करता है और ये पेप्टाइड बी को कोड करता है। ठीक है, इन दोनों डीएनए सीक्वेंस को, क्या है, डीएनए सीक्वेंस को इन्होंने क्या किया, ई कोलाई के प्लाज्मिड में सेपरेटली क्या किया, ई कोलाई के प्लाज्मिड में ऐड कर दिया। नाउ अब ये ई कोलाई क्या करने लगी, ये जो हमारा डीएनए सीक्वेंस था, ये पॉलीपेप्टाइड ए को बनाने लगा, ये वाला बनाने लगा पेप्टाइड बी को। तो इन्होंने क्या किया, सेपरेटली 2 डिफरेंट ई कोलाई में क्या किया, डिफरेंट पेप्टाइड्स को फॉर्म किया। ठीक है, जब इन्होंने इसकी प्रोडक्शन कर ली, पेप्टाइड ए पेप्टाइड बी बन गया, इन्होंने क्या किया, इन दोनों को कलेक्ट किया और इन दोनों को क्या किया, लैब में बाहर क्या किया, इन्हें डाइसल्फाइड बॉन्ड से एक दूसरे से ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब ये कैसा दिख रहा है, ये बिल्कुल कैसा दिख रहा है, हमारे इंसुलिन जैसा। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, इस इंसुलिन को लैब में प्रिपेयर किया। ठीक है, एक बार फिर समझाती हूँ क्या किया, एली लिली नाम की कंपनी ने क्या किया, 2 डीएनए सीक्वेंस प्रिपेयर किए जो बिल्कुल कैसे थे, ह्यूमन जीन के जैसे थे। एक डीएनए सीक्वेंस ऐसा था जो पेप्टाइड ए को कोड करता था, एक सीक्वेंस ऐसा था जो पेप्टाइड बी को कोड करता था। तो इन्होंने क्या किया, इन दोनों सीक्वेंस को 2 डिफरेंट ई कोलाई में क्या किया, भेज दिया। ठीक है, नाउ ई कोलाई ने क्या किया, एक ई कोलाई के कल्चर ने क्या किया, पेप्टाइड ए को प्रिपेयर किया, एक कल्चर ने पेप्टाइड बी को प्रिपेयर किया। दोनों पेप्टाइड को प्रिपेयर्ड होने के बाद, बनने के बाद क्या किया, कलेक्ट किया और लैब में डाइसल्फाइड बॉन्ड की हेल्प से क्या कर दिया, एक दूसरे से ऐड कर दिया और इंसुलिन को फॉर्म किया। नाउ ये इंसुलिन मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ह्यूमलिन। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हमने क्या किया, इंसुलिन को फॉर्म किया। क्लियर है इतनी बात। तो ये था हमारा एग्जांपल इंसुलिन का। नाउ नेक्स्ट है हमारा जीन थेरेपी। क्या होता है जीन थेरेपी? बच्चों, अगर किसी पर्सन में क्या है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिफेक्ट है, तो क्या हम इस जेनेटिक डिफेक्ट को क्योर कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी क्या होती है? जीन थेरेपी वो टेक्निक है जिसमें हम किसी डिफेक्टिव जीन या फिर डिलीटेड जीन को ठीक कर सकते हैं। हम कोई बिल्कुल सही जीन को हम पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट कर सकते हैं जिससे वो फंक्शनल एंजाइम बना सके। ठीक है, तो इसी
तरीके से हम क्या करते हैं, जीन थेरेपी की हेल्प से क्या करते हैं, हेरिडिटरी डिसऑर्डर को ठीक करते हैं। ठीक है, बात करें अगर सबसे पहली जीन थेरेपी की, तो सबसे पहली जीन थेरेपी दी गई थी एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल को इन 1990। ठीक है, तो था क्या, ये जो लड़की थी, ये जो गर्ल थी, 4 ईयर ओल्ड गर्ल थी, इसके पास ADA को कोड करने वाला जीन नहीं था। ADA इज एडिनोसिन डाइएमिनेज। ठीक है, ये क्या है, ये एक एंजाइम है जो इम्यून सिस्टम के फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर इम्यून सिस्टम। ठीक है, अब क्योंकि इस बच्ची के अंदर ये ADA जीन नहीं था, यानी कि एडिनोसिन डाइएमिनेज एंजाइम इसमें नहीं बनता था, क्योंकि इसमें ये एंजाइम फॉर्म नहीं हो रहा था, तो इसका जो इम्यून सिस्टम था वो बहुत वीक हो गया, बहुत खत्म, बिल्कुल जो काम ही नहीं करता था ऐसा हो गया। जब भी इसे कोई भी डिजीज, कोई भी से इन्फेक्शन होता तो वो क्या होता, बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। ठीक है, तो इसी को ठीक करने के लिए हमने क्या किया, डिफरेंट थेरेपीज को यूज किया। सबसे पहला हमने क्या सोचा, हम क्या करते कि इसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट करके इसको ठीक कर सकते थे, पहला। ठीक है, दूसरा हम क्या कर सकते थे, ये जो ADA एंजाइम था इसको डायरेक्टली क्या कर सकते थे, इसकी बॉडी में इंजेक्ट कर सकते थे। ठीक है, क्या किया हमने, रिप्लेस ADA एंजाइम with the help of इंजेक्शन। ठीक है, हमने क्या किया, डायरेक्टली इंजेक्शन की हेल्प से क्या किया, ADA एंजाइम इसकी बॉडी में डाल दिया। बट यहाँ पे क्या था, ये जो हमारे 2 मेथड थे ये बहुत ज्यादा वर्किंग, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं थे, तो उसके लिए हमने क्या किया, अपनी जीन थेरेपी को यूज किया। ठीक है, हम यहाँ पे जो पहली जीन थेरेपी यूज करते हैं वो है आपकी, इसे समझते हैं, हम क्या करते हैं, पेशेंट की बॉडी से ब्लड लेते हैं, ब्लड में से हम क्या निकालते हैं, लिम्फोसाइट्स निकालते हैं, लिम्फोसाइट्स को निकाला। ठीक है, ये हमारी लिम्फोसाइट्स है। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, ADAC DNA को इंजेक्ट कर दिया, डाल दिया। ठीक है, नाउ अब इसके पास क्या है, ये ADA वाला cDNA यानी कॉम्प्लीमेंट्री DNA आ गया। नाउ अब ये क्या कर सकता है, एंजाइम बना सकता है एडिनोसिन डाइएमिनेज। ठीक है, तो फिर इसके बाद हमने क्या किया, इसको कल्चर करवाया, इसके नंबर बढ़ाए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, ये कल्चर्ड लिम्फोसाइट हमने वापस से क्या किया, पेशेंट की बॉडी में भेज दिया। ठीक है, रिटर्न इनटू पेशेंट बॉडी। ठीक है, वापस से हमने क्या किया, इस पेशेंट की बॉडी में भेज दिया। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी, ये जो हमारी लिम्फोसाइट्स हैं ये इमॉर्टल नहीं होती, यानी कि एक टाइम बाद ये क्या होंगी, डेड हो जाएंगी, जिससे क्या होगा, एक टाइम पीरियड के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इस पेशेंट की बॉडी में दोबारा से लिम्फोसाइट निकाल के दोबारा से इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, दोबारा से डालनी पड़ेगी। यानी कि ये क्या होगा, बार बार इसका रिप्लेसमेंट होगा, बार बार इसमें डाला जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन हम क्या यूज करते हैं, हम क्या करते हैं, बोन मैरो की सेल्स को निकालते हैं जिसके पास ADA वाला जीन प्रेजेंट है। ठीक है, बोन मैरो सेल जिसके पास क्या है, ADA जीन है। ठीक है, हमने क्या किया, इसे डायरेक्टली एम्ब्रियो की अर्ली स्टेज में
डाल दिया, ठीक है, इंट्रोड्यूस इनटू द सेल्स ऑफ अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है, हमने क्या किया, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमने इसे सेल्स के अंदर डाल दिया, एम्ब्रियो की सेल में डाल दिया। तो यानी कि जब ये एम्ब्रियो क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, तो उसके अंदर अपने आप ही एडीए जीन प्रेजेंट होगा और क्या बनेगा, एडीए एंजाइम बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या किया हमने, जीन थेरेपी को यूज किया। ठीक है, तो सबसे सक्सेसफुल जो जीन थेरेपी होती है वो कौन सी होती है, ये वाली। ठीक है, बोन मैरो से क्या किया हमने, एडीए वाला जीन निकाला, सॉरी एडीए सेल को निकाला जिसके पास एडीए है, और उसे क्या कर दिया, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में सेल में इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, तो ये है आपका जीन थेरेपी। ठीक है, क्यों करते हैं हम, हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स को, हेरिडिटरी डिजीज को ठीक करने के लिए। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। बच्चों, किसी भी डिजीज के इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए उसका अर्ली डायग्नोस होना बहुत जरूरी है। अर्ली डायग्नोस के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करते हैं। इन जनरल अगर हम बात करें किसी भी डिजीज को हम जब टेस्ट करवाते हैं तो डॉक्टर्स हमें जनरल टेस्ट लिखते हैं, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, स्टूल टेस्ट, ये सब टेस्ट करवाते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे इन सब टेस्ट की हेल्प से अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये टेस्ट सिर्फ तब रिजल्ट बेटर देते हैं जब डिजीज बहुत ज्यादा हो जाती है, बॉडी में प्रॉब्लम, वायरल पैथोजेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे हम डिजीज को अर्ली डिटेक्ट करने के लिए कुछ डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करते हैं। जैसे कि सबसे पहला आपका आता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, RDT। ठीक है, नंबर सेकंड आपका आता है PCR। नंबर थर्ड आपका आता है एलाइजा टेक्निक। तो होता क्या है इसमें कि जब भी कोई पैथोजन लाइक वायरस, बैक्टीरिया बॉडी में इन्फेक्ट करते हैं, बॉडी में एंटर करते हैं, तो क्या होता है, इनका अमाउंट बहुत कम होता है, इनका जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो बहुत कम अमाउंट में होता है, जो इन जनरल टेस्ट में पॉसिबल नहीं है पता करना। लेकिन विद द हेल्प ऑफ PCR हम क्या करते हैं, इन वायरल और बैक्टीरियल या जो भी इन्फेक्शन है उसका जेनेटिक मटेरियल को एम्पलीफाई करते हैं, उसके न्यूक्लिक एसिड को एम्पलीफाई करते हैं। नाउ अब हम अपने सैंपल में जो भी हमारा इन्फेक्शन है उसका न्यूक्लिक जेनेटिक मटेरियल बढ़ गया, अमाउंट बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि हमने उसको PCR कर दिया, एम्पलीफाई कर दिया। अगर हमारे पास सैंपल में क्या था, सिर्फ एक न्यूक्लिक एसिड था, ठीक है, सिंपल एक था, तो हमने क्या किया, इसकी मल्टीपल कॉपीज बना ली। इसकी क्या करी, हमने मल्टीपल कॉपीज बना ली विद द हेल्प ऑफ PCR। PCR किस लिए यूज होता है, एम्पलीफाई करने के लिए, न्यूक्लिक एसिड को एम्पलीफाई कर देता है। और जो जनरली हम PCR यूज करते हैं वो हम करते हैं रियल टाइम PCR। ठीक है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला PCR कौन सा है, रियल टाइम PCR, क्योंकि इसमें टेस्ट का रिजल्ट बहुत जल्दी आता है। ठीक है, तो ये क्या था, एक इन्फेक्शियस एजेंट था जो हमारे ब्लड सैंपल या जिसमें भी जो भी हमने सैंपल लिया उसमें, अब हमने क्या किया, इसके न्यूक्लिक एसिड को एम्पलीफाई कर दिया। अब हम देख के बता सकते हैं क्या हम इसे ज्यादा जल्दी डिटेक्ट करेंगे या इसे। बिल्कुल हम इसको पहले डिटेक्ट कर पाएंगे, इजीली डिटेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि अब हम इजीली इसको देख सकते हैं। नंबर्स इसके बहुत ज्यादा बढ़ गए, अगर इन्फेक्शन बहुत कम था तो हमने बहुत ज्यादा उसको करके देख लिया, एम्पलीफाई करके देख लिया कि हाँ ये पैथोजन है और इसने इन्फेक्शन कॉज किया है, यानी इन्फेक्शन बॉडी में प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसका हम क्या अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, लाइक एलाइजा। ठीक है, सेकंड आपका आता है एलाइजा टेस्ट। तो एलाइजा टेस्ट क्या होता है, ये होता है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन। और एलाइजा की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है,
यहाँ पे हम एंटीजन एंड एंटीबॉडी की बात कर रहे हैं। तो इसमें होता क्या है, इसमें क्या करते हैं, हम एक ट्रे को लेते हैं, ठीक है, एक ट्रे को लेते हैं जिसमें छोटे छोटे वेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं इसमें? वेल्स प्रेजेंट होते हैं, गड्ढे जैसे गड्ढे होते हैं छोटे छोटे, इस ट्रे में भी ऐसे वेल्स प्रेजेंट होती हैं। कम ज्यादा हुई है बट क्या होती है, एक जैसी होती है बिल्कुल ट्रे, ठीक है। इसे हम बोलते हैं माइक्रो टाइटर प्लेट, माइक्रो टाइटर प्लेट, ठीक है। तो होता क्या है, इस माइक्रो टाइटर प्लेट में छोटे छोटे वेल्स प्रेजेंट होते हैं। इन वेल्स के अंदर क्या होता है, किसी पर्टिकुलर इन्फेक्शन के लिए, डिजीज के लिए एंटीबॉडी पहले से, सॉरी, एंटीजन पहले से ही प्रेजेंट होता है। अगर फॉर एग्जांपल हम लेके चले HIV का, एड्स का, तो क्या किया हमने, HIV के लिए बनने वाली HIV की एंटीजन को हमने क्या किया, पहले ही इस वेल में रखा हुआ है, प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। अगर एक वेल की बात करें, इसके एक वेल को अगर हम ओपन करके देखें तो कुछ इस तरीके से पहले से यहां पे एंटीजन प्रेजेंट रहती है, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहां पे एंटीजन पहले से प्रेजेंट रहती है, ठीक है। ये हमने क्या करी, एक वेल की बात करी, ठीक है। इसी तरीके से क्या है, सारी वेल्स में पहले से ही एंटीजन प्रेजेंट होती है फॉर द पर्टिकुलर डिजीज, ठीक है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप समझ के चलते हैं कि होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, इस वेल में पहले से ही क्या प्रेजेंट है, एंटीजन प्रेजेंट है फॉर अ पर्टिकुलर डिजीज, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे वायरल एंटीजन कोटेड वेल, ठीक है, क्योंकि इसमें पहले से ही क्या है, वायरल एंटीजन प्रेजेंट है। नाउ अब हम क्या करते हैं, इस ट्रे को वॉश कर देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इस ट्रे को वॉश कर देते हैं। नाउ अब जो भी एंटीजन यहाँ पे फ्री प्रेजेंट होगी वो क्या हो जाएगी, वॉश हो जाएगी, निकल जाएगी। बस क्या बचेगा, जो यहाँ पे इम्यूबलाइज्ड, जो नहीं हिल सकती, ऐसी एंटीजन यहाँ पे प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। नाउ अब हम क्या करते हैं, जो भी हमारा पेशेंट है उसमें से सीरम लेते हैं, ठीक है। सीरम में प्रेजेंट होती है एंटीबॉडी, तो हम क्या करेंगे, इस सैंपल को, इस सीरम सैंपल को कहाँ कर देंगे, इस वेल में पोर कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम, ऐड सीरम, ठीक है, जिसे हम बोलेंगे सैंपल, जिसमें प्रेजेंट थी क्या, हमारी एंटीबॉडी। अगर वो पेशेंट इन्फेक्टेड है तो उसमें क्या होगी, एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। पर्टिकुलर एंटीजन के लिए पर्टिकुलर एंटीबॉडी होती है। अगर पेशेंट की बॉडी में HIV ने इन्फेक्ट किया है, HIV एंटीजन उसकी बॉडी में गया है, तो उसकी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाई होगी, है ना। तो अगर उसकी बॉडी में एंटीबॉडी होगी तो वो क्या करेगी, जब हम इसमें पोर करेंगे, ठीक है, माना कि इस सिरप में एंटीबॉडी प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ अब हम क्या करते हैं, इसको वॉश करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारी आ गई है ये एंटीबॉडी, जाके बाइंड हो गई विद दिस एंटीजन। कुछ फालतू एंटीबॉडी भी पड़ी होंगी यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, फ्री एंटीबॉडीज भी पड़ी होंगी। तो हमने क्या किया, इसको वॉश कर दिया, एंड जो हमारी अनवांटेड फ्री एंटीबॉडीज थी वो क्या हो जाती है, वॉश हो जाती है, ठीक है। नाउ अब हम क्या करते हैं, हम इसमें ऐड करते हैं अपना एंजाइम कॉन्जुगेटेड सेकेंडरी एंटीबॉडी, ठीक है। एंड एंजाइम कॉन्जुगेटेड सेकेंडरी एंटीबॉडी, हमने एक ऐसी एंटीबॉडी यहाँ पे फर्दर ऐड करी जिसके पास एक एंजाइम प्रेजेंट था,
ठीक है, ऐसी एंटीबॉडी हमने यहाँ पे ऐड करी जिसके पास एक पर्टिकुलर एंजाइम प्रेजेंट था। ठीक है, ये हमारी सेकेंडरी एंटीबॉडी है। ये सेकेंडरी एंटीबॉडी क्या करती है, ये इस प्राइमरी जो पेशेंट की एंटीबॉडी है इसको डिटेक्ट करेगी कि ये एंटीबॉडी यहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, ये क्या करती है, अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो ये सेकेंडरी एंटीबॉडी इससे बाइंड कर जाएगी। नाउ अगेन हम क्या करेंगे, इसको वॉश करेंगे, इस ट्रे को वॉश करेंगे, तो जो भी हमारी फ्री सेकेंडरी एंटीबॉडी होंगी वो क्या हो जाएंगी, वॉश हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी। नाउ अब हम इसमें ऐड करते हैं अपना डिटेक्शन सबस्ट्रेट। ठीक है, क्या होता है ये डिटेक्शन सबस्ट्रेट, ये डिटेक्शन सबस्ट्रेट एक सबस्ट्रेट होता है जो इस एंजाइम से जाके बाइंड होता है, इन एंजाइम से जाके बाइंड होगा और एक पर्टिकुलर कलर प्रोड्यूस करेगा। ये कलर हमें इंडिकेट करता है कि जिस पेशेंट की हमने सीरम लिया था उसके अंदर उस पर्टिकुलर डिजीज का इन्फेक्शन है या नहीं। यानी कि अगर हमने HIV का टेस्ट किया था किसी पेशेंट का तो हमें पता चल जाएगा कि उस पेशेंट में HIV है या नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, ये सबस्ट्रेट क्या करेगा, कलर प्रोड्यूस कलर। ठीक है, जिससे हमें पता चलेगा कि वो पर्टिकुलर डिजीज उस पेशेंट में है या नहीं जिसकी हमने सैंपल लिया था। ठीक है, फॉर डिफरेंट डिजीजेस हम इस टेस्ट को यूज करते हैं। लाइक हम यूज करते हैं इसको HIV के लिए, हम इससे करते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिलता है, हाथ के हाथ रिजल्ट मिल जाता है, एकदम सेम टाइम पे क्या होता है, हमें रिजल्ट मिल जाता है। तो ये बहुत इफेक्टिव टेक्निक्स हैं किसी भी डिजीज को अर्ली डायग्नोस करने के लिए। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो ये है हमारा मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। नाउ अब हम पढ़ते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में। ट्रांसजेनिक एनिमल्स की, ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनके डीएनए में मैनिपुलेशन किया जाता है या फिर जिसके डीएनए में हम फॉरेन डीएनए को किसी अदर डीएनए को ऐड कर देते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स। बात करें अगर हमने अभी तक कौन कौन से ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना दिए हैं, तो हम रैट बना चुके हैं, हम रैबिट बना चुके हैं, ट्रांसजेनिक काऊ बना चुके हैं, शिप बना चुके हैं। ठीक है, और बात करें अगर इसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाले ट्रांसजेनिक एनिमल जो डिफरेंट रिसर्चेस में सबसे ज्यादा यूज होता है वो है हमारा माइस। ठीक है, ये 95% डिफरेंट रिसर्च स्टडीज में यूज होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला ट्रांसजेनिक एनिमल है माइस। ठीक है, नाउ अब हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स को किन किन रिसर्चेस में यूज करते हैं, क्या क्या देखने के लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज करते हैं, उन्हें हम स्टडी करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा आता है यूज ट्रांसजेनिक एनिमल्स का, वो हम करते हैं फॉर स्टडी ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। ठीक है, हम नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट को स्टडी करने के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज करते हैं। तो हम करते क्या है, हम किसी जीन में, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स फैक्टर है जिसे हम IGF भी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का, साथ ही साथ पोस्टनेटल डेवलपमेंट में भी ये हेल्प करता है। तो इस फैक्टर की हम डिफरेंट इसको स्टडी करने के लिए हम करते क्या है, इस फैक्टर में कुछ मैनिपुलेशन करते हैं। हम क्या करते हैं, एक फॉरेन जीन को इस फैक्टर में
ऐड कर देते हैं, जिससे इसमें कुछ चेंजेस होंगे। अब जो चेंजेस इसमें आएंगे वो हमें बताएंगे कि ये फैक्टर किन किन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल था, यानी कि ये जीन बॉडी में किन किन चीजों को रेगुलेट कर रहा था, किस किस तरीके से बॉडी के डेवलपमेंट एंड फंक्शन में हेल्प कर रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से हम जीन की फिजियोलॉजी की वो फिजियोलॉजी में क्या क्या रोल प्ले करता है, डेवलपमेंट में बॉडी के क्या क्या रोल प्ले करता है, ये स्टडी करते हैं। ठीक है, नंबर सेकंड आता है आपका स्टडी ऑफ डिजीज, स्टडी ऑफ डिजीजेस। अब इतनी ज्यादा डिजीजेस हो गई हैं वर्ल्ड में, इतनी ज्यादा बीमारियां हो गई हैं, ठीक है, उसके लिए डिफरेंट मेडिसिन बन रही हैं। अब उन मेडिसिन को हम डायरेक्टली किसी भी ह्यूमन पे ट्राई नहीं कर सकते हैं, तो हम करते क्या है, इन मेडिसिन को सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, एनिमल में जो हमारा एनिमल है, जो भी हमने लिया है, उस पे उस पर्टिकुलर डिजीज को कॉज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं कैंसर को। ठीक है, तो कैंसर की मेडिसिन को हम डायरेक्टली किसी ह्यूमन पे ना ट्राई करके हम क्या करेंगे, इस ट्रांसजेनिक एनिमल में कैंसर कॉज करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस ट्रांसजेनिक एनिमल में कैंसर कॉज करेंगे। नाउ इस ट्रांसजेनिक एनिमल पे हम कैंसर की ड्रग को अप्लाई करेंगे, ट्राई करेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि ये ड्रग कितनी इफेक्टिव है। उसके बाद ही हम क्या करते हैं, ह्यूमंस पे इस ड्रग को अप्लाई करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से किसी डिजीज को स्टडी करने के लिए हमने ड्रग के बारे में बात करी कि किसी ड्रग को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल को यूज करते हैं, उसमें हम डिजीज को इंड्यूस करते हैं। साथ ही साथ ये डिजीज किन फैक्टर से हो रही है, ठीक है, कौन सा जीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये भी हम ट्रांसजेनिक एनिमल से ही पता करते हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है हम ह्यूमन को काट वाट के क्या करेंगे, उससे उस डिजीज को देख लेंगे, है ना, उसमें कॉज करके देख लेंगे। नहीं, हम क्या करते हैं, हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज करते हैं उस डिजीज को स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, स्टडी ऑफ डिजीज, हम ट्रांसजेनिक एनिमल में डिजीज कॉज करते हैं, देन उसको स्टडी करते हैं, उस पर डिफरेंट ड्रग्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, कि कौन सी ड्रग ज्यादा इफेक्टिव है, तो इसलिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज करते हैं। ठीक है, नंबर थर्ड आता है आपका बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। बहुत सारी डिजीजेस ऐसी हैं जिनमें हमें बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है फॉर देयर ट्रीटमेंट। ठीक है, कुछ डिजीजेस के ट्रीटमेंट के लिए हमें बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ती है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा है, लाइक इंसुलिन। इंसुलिन हम कहाँ से लेते हैं, हम ह्यूमन की जीन को निकाल के क्या करते हैं, इकोलाई में भेज देते हैं, और इकोलाई क्या करती है, इंसुलिन का फॉर्मेशन करती है। बट उससे पहले क्या होता था, हम दूसरे एनिमल से क्या करते थे, इंसुलिन को कलेक्ट करते थे। तो इस तरीके से बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जैसे कि इंसुलिन, ठीक है, इन्हें बनाना थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, इतना सस्ता नहीं होता, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है कमर्शियली। तो अब हमने क्या किया, हमने कुछ इस तरीके के ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए जो इन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को बना सके। जैसे कि इकोलाई हमने बनाया था हैविंग इंसुलिन जीन, है ना, ऐसा इकोलाई हमने क्या किया था, अपना इंसुलिन का जीन उसमें डाला था, वो इंसुलिन की पेप्टाइड चेन फॉर्म कर रहा था। ठीक है, इसी तरीके से हमने क्या किया, फॉर पर्टिकुलर डिजीजेस के लिए जो प्रोटीन रिक्वायर्ड होती है, उस प्रोटीन का जीन हमने ट्रांसजेनिक एनिमल में पहुंचा दिया। फॉर एग्जाम्पल अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। ठीक है, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, ये प्रोटीन यूज होती है एम्फीसिमा को ट्रीट करने के लिए। एम्फीसिमा क्या है, रेस्पिरेटरी डिजीज है, तो इसको ट्रीट करने के लिए अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन को यूज करते हैं। तो हमने क्या किया, इस प्रोटीन को बनाने वाला जीन ट्रांसजेनिक एनिमल में इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, ताकि वो क्या करे, इस प्रोटीन को कोड कर सके और हम एम्फीसिमा को ट्रीट कर सके। ठीक है,
नंबर सेकंड आपका एग्जाम्पल आता है, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सबसे पहला ट्रांसजेनिक एनिमल, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ। कौन थी फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ? हमारी फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ थी रोजी। हमने क्या किया, कुछ बेबीज क्या होते हैं अपनी मदर का मिल्क नहीं ले पाते, और हमें पता है मदर मिल्क क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत न्यूट्रिशियस होता है, बेबी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बट कुछ कारणों से क्या है, कुछ मदर्स अपने बेबी को वो मिल्क नहीं दे पाती हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, इस काउ में एक ऐसा जीन ऐड कर दिया जो कोड करता है अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन। ठीक है, इस प्रोटीन को कोड करता है। ये प्रोटीन ह्यूमन मिल्क में प्रेजेंट होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा क्या होती है, न्यूट्रिटिव होती है। तो हमने क्या किया, इस प्रोटीन को कोड करने वाले जीन को इस काउ में इंट्रोड्यूस कर दिया। नाउ अब जो ये काउ में मिल्क बनेगा उसके पास भी ये प्रोटीन प्रेजेंट होगी, और ये मिल्क हम बेबीज को दे सकते हैं। वो इक्वलेंट होगा किसके, मदर मिल्क के बराबर। बिल्कुल सेम नहीं पर ऑलमोस्ट सेम रहता है। ठीक है, तो ऐसे बच्चों के लिए ये मिल्क बहुत फायदेमंद रहेगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को हम बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका नंबर 4 इज वैक्सीन सेफ्टी। वैक्सीन सेफ्टी होता क्या है, डिफरेंट डिजीजेज, आजकल डिजीज इतनी ज्यादा है कि डिजीज के बारे में पढ़ते पढ़ते हम भी थक गए। तो क्या होता है, इतनी ज्यादा डिजीज है, उनके लिए हम डिफरेंट वैक्सीन को बना रहे हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के हेल्प से हम डिफरेंट वैक्सीन बना रहे हैं। ठीक है, बट ये वैक्सीन हम डायरेक्टली ह्यूमंस पे अप्लाई नहीं कर सकते। उससे पहले हमें इस वैक्सीन की सेफ्टी देखनी होती है कि क्या ये ह्यूमंस पे सेफ है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन वैक्सीन को माइस पे ट्राई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वैक्सीन को, ठीक है, लाइक पोलियो वैक्सीन, इन केस ऑफ पोलियो वैक्सीन भी ऐसा ही हुआ था। हमने क्या किया, सबसे पहले इस वैक्सीन को ट्राई किया किन पे, माइस पे। देन अगर ये वैक्सीन सेफ है माइस पे, तो हमने क्या किया, इसको सेफ्टी अप्रूवल दे दिया। नाउ नेक्स्ट ये वैक्सीन अब ट्राई होती है मंकीज पे। ठीक है, मंकीज प्राइमेट्स होते हैं, ह्यूमन से काफी सिमिलैरिटी इनकी मिलती है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, फिर ये वैक्सीन ट्राई करते हैं मंकीज पे। अगर मंकीज पे ये अगेन सेफ है तो हम इसको फर्दर अवेलेबल कराते हैं फॉर ह्यूमंस। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, वैक्सीन की सेफ्टी को देखते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स की हेल्प से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है हमारा नंबर 5 केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। हमने क्या किया, कोई ड्रग बनाई, कोई मेडिसिन बनाई। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग स्टार्टिंग में क्या है, हमने वो पेशेंट को दे दी, उस टाइम पे उसकी बॉडी में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बट हमने क्या किया, लार्ज पॉपुलेशन में वो मेडिसिन देना स्टार्ट कर दिया, चाहे वो वैक्सीन हो, चाहे वो ड्रग हो, कुछ भी हो, हमने वो पॉपुलेशन को देना शुरू कर दिया। लेकिन 5 से 10 से 15 सालों में उस मेडिसिन, उस ड्रग के क्या साइड इफेक्ट्स होंगे वो हमें नहीं पता। तो इसके लिए हम 10-15 साल का वेट तो नहीं करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ ऐसे ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाते हैं जिनमें हम टॉक्सिक सेंसिटिव जीन को ऐड करते हैं। ठीक है, 2 तरीके की ट्रांसजेनिक एनिमल है। एक ट्रांसजेनिक एनिमल है हमारा सिंपल ट्रांसजेनिक एनिमल। ठीक है, ये हमारा एक सिंपल ट्रांसजेनिक एनिमल है। दूसरा ट्रांसजेनिक एनिमल हमने ऐसा बनाया, ट्रांसजेनिक एनिमल हमने ऐसा एनिमल बनाया जिसके पास हैविंग टॉक्सिक सेंसिटिव जीन हो। इसके पास हमने एक ऐसा जीन इंट्रोड्यूस कर दिया जो टॉक्सिन्स के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो। तो
ये ट्रांसजेनिक एनिमल किसी टॉक्सिन के लिए उतनी ज्यादा सेंसिटिविटी नहीं दिखाएगा, एक बार को ये रेजिस्ट कर जाएगा, ठीक है, कोई साइड इफेक्ट इसकी बॉडी नहीं दिखाएगी। लेकिन जो ये सेकंड ट्रांसजेनिक एनिमल हमने टॉक्सिक सेंसिटिव जीन ऐड करके बनाया है, ये उस ड्रग के लिए एकदम क्या दिखाएगा, सेंसिटिविटी दिखाएगा। अगर उसके कोई साइड इफेक्ट होंगे तो ये तुरंत दिखा देगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो ये है हमारा ट्रांसजेनिक एनिमल्स को हम कहाँ यूज करते हैं और ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं। नेक्स्ट है हमारा एथिकल इश्यूज। हम इतना कुछ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से कर रहे हैं, इतना कुछ बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम किसी ऑर्गेनिज्म में इतने ज़्यादा मैनिपुलेशन कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं, लेकिन ये सब बिना रेगुलेशन के नहीं हो सकता। किसी भी काम को करने के लिए एक रेस्ट्रिक्शन, एक रेगुलेशन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी के मन में जो आई उसने वो कर दिया ऑर्गेनिज्म, किसी साइंटिस्ट के मन में कुछ भी आया, उसने कहा कि ह्यूमन के 4 पैर लगा देते हैं तो उसने ऐसा कर दिया, या कुछ भी कर दिया, किसी भी ऑर्गेनिज्म के साथ कुछ भी मैनिपुलेशन कर दिया। नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर हमने किसी ऑर्गेनिज्म में ऐसा कुछ चेंज कर दिया जो इकोसिस्टम के खिलाफ हो, हमने मैनिपुलेशन किया, कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा बना दिया जो डेंजर है फॉर इकोसिस्टम, फूड चेन, और उसे हमने इकोसिस्टम में भेज दिया, तो वो क्या होगा, पूरी हमारे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करेगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे रेगुलेशंस की जो हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग में होने चाहिए, ठीक है। तो उसी में हम कहते हैं एक कमिटी है जिसे बोलते हैं GEAC, गेक, ठीक है, यानी जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये कमेटी क्या करती है, इन सारी बातों को रेगुलेट करती है कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म ना हो जो इकोसिस्टम के लिए वैलिड नहीं है, इकोसिस्टम के लिए हार्मफुल है, ह्यूमंस के लिए या किसी अदर ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल है। साथ ही साथ ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कितना सेफ है फॉर इकोसिस्टम, ये भी ये कमिटी रेगुलेट करती है, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो ये हमारे एथिकल इश्यूज में आता है। नेक्स्ट हमारा आता है पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट होता है किसी भी चीज को, किसी प्रोडक्ट को गारंटीड कर देना कि ये मेरे द्वारा बनाया गया है, मेरे किसी कंपनी के थ्रू बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है गोदरेज, ठीक है, उसने क्या किया, अपना नाम पेटेंट कर रखा है गोदरेज, यानी गोदरेज के नाम से कोई और कंपनी गोदरेज प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकता, ना उसका फॉन्ट कॉपी कर सकता गोदरेज, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होता है, हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को पेटेंट करती है, अपने नाम करवाती है। अब प्रॉब्लम क्या आई पेटेंट में कि क्योंकि एक राइस है बासमती राइस, सबने सुना होगा बासमती राइस। क्या होता है बासमती राइस? बहुत अच्छी खुशबू होती है, बहुत अच्छा फ्लेवर होता है, सबको पसंद है बासमती राइस। तो इस बासमती राइस की क्या थी, जो ओरिजिन थी वो इंडिया से थी, एशिया की ओरिजिन है। एंड सबसे ज्यादा जो बासमती राइस ग्रो होता है वो इंडिया में होता है। तो एक अमेरिकन कंपनी थी जिसने क्या किया, इस बासमती राइस में थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस किए और इसे अपने नाम पेटेंट करवा लिया, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या आई कि क्योंकि ये बासमती राइस तो इंडिया में ग्रो हो रहा है, तो इस कंपनी ने ये पेटेंट कैसे करवा लिया, इसमें बहुत सी लड़ाइयां हुई। बाद में ये बासमती राइस वापस इंडिया के पास आ गया। साथ ही साथ नीम, टर्मरिक, ये सब क्या है, इंडियन हर्ब्स है, ठीक है। तो इनकी भी क्या हो गई थी, इसका पेटेंट भी क्या किया, अदर कंपनीज ने कर लिया। लेकिन इंडिया लेट जागता है, तो उन्होंने लेट जागने के बाद क्या किया, लड़ाई की और नीम, टर्मरिक, बासमती इसको वापस अपने नाम पेटेंट करा लिया। 100 बात की एक बात, अगर कोई भी चीज कहीं की ओरिजिन है, किसी स्पेसिफिक एरिया की है, तो उस चीज को, उस कोई भी वो चीज है, ऑर्गेनिज्म है या हर्ब है या कुछ भी है, उसको पेटेंट कराना होता है कि हाँ इस पे हमारा अधिकार है, कोई और इसे नहीं बेच सकता, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं पेटेंट। नेक्स्ट आपका आता है बायोपायरेसी। बायोपायरेसी तो नहीं सुना होगा, लेकिन पायरेसी तो सुना होगा। तो पायरेसी क्या होता है, किसी चीज की चोरी करना, ठीक है। एंड यहाँ पे क्योंकि हम बायो की बात कर रहे हैं, तो बायो से रिलेटेड किसी चीज की चोरी करना, यानी कि बायो रिसोर्सेस की चोरी करना विदाउट उसकी पेमेंट किए बिना, ठीक है। क्या है, यूज ऑफ बायो रिसोर्सेस बाय MNCs, मल्टीनेशनल कंपनी एंड अदर पीपल्स विदाउट एनी कंपनसेटरी
पेमेंट, यानी कि कोई भी उन्होंने उस चीज की बायो रिसोर्स की भरपाई नहीं की गवर्नमेंट को और क्या कर लिया, उसको चोरी कर लिया, तो इसे हम कहते हैं बायो पायरेसी। अगर ऐसा होने लगे तो हमारी बायो रिसोर्सेस खत्म हो जाएंगी। तो इसलिए क्या है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी भी रिसोर्स के एकदम खत्म ना हो तो इसके लिए कुछ हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। और कोई डायरेक्टली इन्हें चुरा रहा है तो उसे हम कहते हैं बायो पायरेसी, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया, आपने मेरे साथ ये पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा है। अगर आपके इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया, पसंद आया, तो इसे जल्दी से लाइक करें। और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।